नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने 5 मूल अधिकारों का अध्ययन किया है। 5 मूल अधिकार कौन कौन से थे एक बार याद कीजिए। पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, ये दिया गया था अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया था अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार हमें दिया गया था अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा हमने पढ़ा था अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, याद कीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मूल अधिकार हमने पढ़ा था शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। इन 5 अधिकारों का अध्ययन करने के बाद में आज हम अगला मूल अधिकार पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जिस अधिकार के बिना इन 5 अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, वही एक मूल अधिकार है जो इन सभी की रक्षा करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार हमें दिया गया है अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो तब तक अर्थहीन है। यानी मूल अधिकारों का उपयोग तभी है जब इनको लागू करने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी हो, वो अगर होगी तभी इनका उपयोग है, अन्यथा ये अर्थहीन है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों का हमें अधिकार दिया है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला जो है वो स्वयं मूल अधिकार ही है। अर्थात मूल अधिकारों को लागू करने के लिए या इन अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है कि हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है और कहा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यानी इसके बिना इनका कोई महत्व नहीं है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा और हृदय। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के लेख। वो कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन 5 प्रकार के लेखों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यानी जिस व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, उसकी प्रार्थना पर यह लेख जारी किया जाता है। इस लेख द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश देते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से। यानी न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको आप न्यायालय में निश्चित तिथि या निश्चित समय पर उसको पेश करें, जिससे हम उसकी जांच कर सकें कि इसको सही बंदी बनाया गया या अवैध रूप से। यदि बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल उसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। और न्यायालय ये पाता है कि
जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको तत्काल रूप से मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यानी ये सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी को प्रस्तुत किया जाए, उसको देखा जाता है, उसके मामले को जांचा जाता है कि इसको सही बंदी बनाया गया या गलत। अगर बंदी बनाने का कारण गलत है या व्यक्ति निर्दोष है तो उसे तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अगली रिट हम देखते हैं परमादेश। शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस लेख द्वारा न्यायालय उन पदाधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। तो जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं कर रहे हैं उनको अपने कर्तव्य का समुचित पालन करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। इस प्रकार से परमादेश किसी प्राधिकरण, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों या सार्वजनिक इकाई को अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगली रिट हम देखते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अभिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय क्षेत्र कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ या निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है, इसलिए कि जो मामले वो देख रहे हैं वह उनके न्याय क्षेत्र से उच्च है। तो ऐसे मामले को रोकने के लिए न्यायालय हो ये रिट जारी कर सकता है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करें क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो अगर निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है तो उच्च न्यायालय उनको ये प्रतिषेध लेख हो जारी करता है, जिससे वो मामले की सुनवाई वहीं पर रोकते हैं। अगली रिट है उत्प्रेषण लेख। इस आलेख का प्रयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। यानी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ या निम्न न्यायालय को आदेश जारी करता है कि जो मामला है उनको आप ऊपर भेजिए, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में अंतर है। क्या अंतर है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, इसका उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है। जब निम्न न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं उस समय प्रतिषेध रिट जारी की जाती है और इसका उद्देश्य मामले को वहीं पर बीच में रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। जबकि जो उत्प्रेषण लेख है वो अधीनस्थ या निम्न न्यायालय जब सुनवाई पूरी हो जाती है उसके बाद में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस मामले को अपने यहां पर मंगवा सकता है। अगली रिट हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है, यानी आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यानी उनसे ये पूछा जाता है कि किस अधिकार के तहत आप इस पद पर बैठे हुए हो या कार्य कर रहे हो। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। तो जब तक संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वह उस पर कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो न्यायालय ऐसे पद को रिक्त भी घोषित कर सकता है। ये संवैधानिक उपचारों के तहत हमने
5 प्रकार की रिट देखी। अब हम मूल अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं। तो मूल अधिकारों में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी इनकी आलोचना की जाती है, वो क्या आधार है उनके? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्न आधार पर की गई है, यानी इसमें कुछ दोष कमियां भी बताई गई है। तो पहली कमी या दोष बताते हैं कि मूल अधिकार में इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं, इतनी बंदिशें लगा दी है कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए, दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए। तो मूल अधिकारों पर बंदिश या प्रतिबंध बहुत ज्यादा लगा दिए, जिनकी वजह से यूं लगता है कि एक हाथ से दिए दूसरे हाथ से वापस ले लिए, अर्थात नागरिकों को कुछ नहीं मिला। दूसरा आधार है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है, कि आपातकाल के समय देश की सुरक्षा के लिए इनको स्थगित किया जा सकता है, यह सही भी है। लेकिन शांति काल में स्थगन किया जाना इनके स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, कि जब शांति काल में भी इनको स्थगित किया जाता है तो ये उचित नहीं है। और विशेष रूप से निवारक नजरबंदी की व्यवस्था, निवारक नजरबंदी में हमने पढ़ा कि व्यक्ति ने अपराध नहीं भी किया है तो भी उसको शांति भंग करने के शक पे या राष्ट्र की एकता को खतरे को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह शांति काल में भी स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हरि विष्णु कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उसी समय संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत ने उसी समय कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की ओर, पुलिस राज्य की ओर स्थापना कर रहे हैं, अर्थात ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करके हम एक तानाशाही राज्य की ओर या एक पुलिस राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं। यह व्यवस्था नागरिकों के लिए सही नहीं है, ये उन्होंने उस समय भी खंडन किया था इसका। अगली आलोचना करते हैं कि मूल अधिकार नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है, यानी जो व्यवस्थापिका है उसकी मनमर्जी से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है मूल अधिकार। संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, संसद इन मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है या उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका की निरंकुशता से ये नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अगली आलोचना का अधिकार है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान द्वारा राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। यानी मौलिक अधिकारों पर जो भी प्रतिबंध या जो सीमाएं लगाई गई है उन सब का उद्देश्य राष्ट्रीय या समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। तो इनका सही उपयोग ना होकर के दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा जो भी धरने प्रदर्शन या आलोचनाएं की जाती है तो उनको दबाने के लिए वे इस आधार का दुरुपयोग करते हैं। अगला है मूल अधिकारों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये जो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए इनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए हुआ है, यानी इनका सही उपयोग नहीं हुआ है, वोट बैंक के लिए इनका ज्यादा उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये मूल अधिकारों में कमियां निकाली है। अगला आरोप है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, गरीब कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, किंतु एक अशिक्षित या बेरोजगार गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण वैवाहिक रूप से नहीं रोका जा सके। इस संविधान में व्यवस्था तो की है लेकिन इनका उपयोग सही रूप से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो नागरिक है व्यक्ति वह या तो अशिक्षित है या बेरोजगार है या गरीब कामगार है, उनका शोषण अभी भी रुका नहीं है। अगला आधार है कि मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली होने से आम नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। जो न्यायिक प्रक्रिया है वह बहुत लंबी, तारीख पे तारीख ही मिलती है, जटिल व खर्चीली होने से आम नागरिक या जो सामान्य नागरिक है
वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वो वहन नहीं कर सकते। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये जो सारे प्रावधान किए गए हैं, ये राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमने 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। बीच में अनुच्छेद 31 नहीं आया, तो अनुच्छेद 31 में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अब 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार से 6 मूल अधिकारों का हमने अध्ययन किया है। इनमें कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आए तो निसंदेह आप हमसे संपर्क कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका समाधान करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।